फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स, क्लास 12th। तो पहले हम लोग जानते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स होता है क्या। तो केमिकल काइनेटिक्स 2 वर्ड से मिलकर बना है। केमिकल, जिसमें केमिकल का मीनिंग होता है रासायनिक, और काइनेटिक्स का मतलब होता है गति। तो ये जो चैप्टर है वो पूरी तरह से अभिक्रिया की गति को बताता है, अभिक्रिया की गति के बारे में वर्णन करता है। तो हम लोग देखते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज़ है। डेली लाइफ में यूज़, तो जो केमिकल काइनेटिक्स होता है वो हमें बताता है कि कोई भी दवा, जैसे हम कोई दवा लेते हैं, मान लेते हैं कोई मेडिसिन है, मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो मेडिसिन कितने समय में हमारे जो हम जिसके लिए हम ले रहे हैं वो कितने समय में अपना कार्य शुरू करेगी, ये भी हमें केमिकल काइनेटिक्स से ही पता चलता है। मान लेते हैं कोई कैटलिस्ट है, अगर वो किसी अभिक्रिया में हम उसको ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए कोई अभिक्रिया है, हम किसी कैटलिस्ट को ऐड कर रहे हैं, तो उसके कारण जो इस अभिक्रिया का रेट होगा वो किस तरह से प्रभावित होगा, ये भी हमें केमिकल काइनेटिक्स ही बताता है। मान लेते हैं जैसे कि और डेली लाइफ में यूज इसका है कि जंग लगना, रस्टिंग, जंग लगना यानी कि रस्टिंग, ये भी एक तरह से केमिकल काइनेटिक्स से ही संबंधित है कि हमें केमिकल काइनेटिक्स बताता है कि जो जंग लगने की प्रक्रिया है वो कितने समय में पूरी होगी, या जो लोहा है वो कितने दिनों तक चल सकता है। अब हम केमिकल काइनेटिक्स में आगे पढ़ेंगे कि ये जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया की जो दर होती है, अभिक्रिया का जो वेग होता है, वो कैसे डिफाइन होता है। रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन होता है कि मतलब जो एकांक समय में, यूनिट टाइम में जो कंसंट्रेशन में चेंज आता है, चाहे वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो, दोनों के कंसंट्रेशन में जो चेंज आता है यूनिट टाइम में, वही हमारा होता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होता है चेंज, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो चेंज कैसे आएगा, मान लेते हैं ये कोई हमारा बीकर है, इसमें हमने कोई रिएक्टेंट लिया, फिर उसके बाद रिएक्टेंट लिया, और ये इसका मान लीजिए C इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये T1 टाइम पे है। आफ्टर रिएक्शन क्या हुआ कि जो हमारा बीकर था, अब उसमें जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो C फाइनल होगी, ये C फाइनल है, तो ये जो हो गया वो T2 टाइम पे है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो होगा C फाइनल माइनस C इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू डेल्टा C बाई डेल्टा T, मतलब कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन टाइम में चेंज। ठीक है, अगर हम ये हमारा जो रेट होगा वो एवरेज रेट होगा, एवरेज रेट इज इक्वल्स टू डेल्टा C बाई डेल्टा T। अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट निकालें या ताक्षणिक वेग निकालें, और ताक्षणिक वेग अगर हमें निकालना है तो ताक्षणिक वेग निकालने के लिए हमें जो डेल्टा T होता है उसे अप्रोचेज 0 करना होता है। तो हम लिमिट लगाते हैं, लिमिट डेल्टा T अप्रोचेज 0 डेल्टा C बाई डेल्टा T, ये होता है dC बाई dt। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ग्राफ। मान लीजिए ये हमारा ये रिएक्टेंट हो गया,
ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, ये हमारा टाइम हो गया, और ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, ये टाइम हो गया। तो रिएक्टेंट जो होगा वो समय के साथ, उसका जो कंसंट्रेशन होगा वो समय के साथ घटेगा। तो ये मान लेते हैं रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया और ये समय के साथ कुछ इस तरह से घट रहा है। और प्रोडक्ट जो होगा प्रारंभिक समय में वो 0 होगा, लेकिन समय के साथ वो बढ़ेगा। ये प्रोडक्ट का ग्राफ हो गया जो कि समय के साथ कुछ इस तरह से बढ़ेगा। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे, मान लेते हैं हमारा कोई रिएक्शन है ए प्लस बी टेंस टू सी प्लस डी। इसके लिए अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो हम रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या हो जाएगा हमारा -1/a। इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है ए, बी, सी और डी, वो हमारा 1/, में चला जाएगा। -1/a डेल्टा कंसंट्रेशन में चेंज ए के अपॉन डेल्टा टी बराबर होगा -1/b प्रोडक्ट की ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डेल्टा बी की कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन डेल्टा टी बराबर हो जाएगा 1/c। यहाँ पॉजिटिव 1/c रहेगा। डेल्टा सी की कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन डेल्टा टी बराबर हो जाएगा 1/d प्लस का डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। ये हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। और यहाँ माइनस चिन्ह इसलिए लगा है क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो होती है वो हाई से लो की तरफ जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो ये जो हम चेंज लेंगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में होगा ये A2 माइनस A1। पहले तो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी रिएक्टेंट की, क्योंकि अगर बीकर में पहले रिएक्टेंट ज़्यादा है फिर बाद में प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएगा ना, इसीलिए हम माइनस का चिन्ह लेते हैं ताकि वो पॉजिटिव हो सके रेट ऑफ रिएक्शन। फिर रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जो हमारा कंसंट्रेशन के साथ वो कैसे वेरी करता है, तो रेट किसी अभिक्रिया का जो रेट होता है उसे एक और तरीके से लिख सकते हैं कि रेट जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के। ये मान लेते हैं रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के। तो रेट बराबर हो जाएगा के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के पावर n, जहाँ n जो है हेयर n रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और k क्या है, k जो है वो रेट कांस्टेंट है, जो कि टेम्परेचर, प्रेशर आदि के कारण बदलता रहता है। फिर यहाँ रेट हमारा जो होगा वो ये होगा, एक ये जो है रेट लॉ है, रेट लॉ, इसे रेट लॉ कहते हैं। अब लॉ ऑफ मास एक्शन देखते हैं क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि जो रेट होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। मान लेते हैं रिएक्शन कोई है ए प्लस बी टेंस टू सी। तो जो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है, मास एक्शन की रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर, मतलब ए की कंसंट्रेशन के पावर ए और बी की कंसंट्रेशन के पावर बी। बट हमारा रेट लॉ क्या कहता है कि कि जो रेट होगा वो डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होगा ए के पावर एक्स एंड बी के पावर वाई। हो सकता है मे बी एक्स एंड वाई इक्वल हो ए एंड बी के, बट एवरी टाइम ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ जो एक्स एंड वाई है
एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एन होता है, जहाँ मतलब ऑर्डर होता है एक्स प्लस वाई। और ऑर्डर जो होता है किसी रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है।